Assalamualaikum and a very warm welcome guys. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव सिल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो आपसे आज बातें शातें करने से पहले हम पहले इस्लामाबाद चलते हैं और उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे मेरा आज गला ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मौसम खासी अच्छा हो चुका है और अगर आप देखें तो कल सुबह जो है वो भी बारिश थी, उससे कबल भी बारिश थी और कल भी हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हुई है। तो फिर आपको मालूम है कि जब मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो हालात हैं वो भी बदलना शुरू हो जाते हैं। सो हाँ, गला थोड़ा सा ख़राब है, बहरहाल बाकी तो ठीक है। अगर आप देखें मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन पारा जो है आवाम का वो हाई हो रहा है और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ विजुअल सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे। लेकिन शहर इक़्तिदार के लोग भी ज़रा कंपैरेटिवली आपको पता है थोड़े तेज़ हैं और उनका मौसम भी थोड़ा तेज़ है और उनके काम की अगर हम बात करें ऑब्वियसली वहाँ पर सर्दी भी पहले आ जाती है, बारिश भी पहले आ जाती है, मौसम भी पहले अच्छा हो जाता है। लेकिन लाहौर में फ़िलहाल हमें बायपोलर ही देखना पड़ रहा है। ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट जहाँ ऑब्वियसली हमारा ऑफिस है, यहाँ सुबह सवेरे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है लेकिन गुलबर्ग में कोई बारिश नहीं थी। तो यहाँ पर मिला जुला ही मौसम है। लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली इस मिले जुले मौसम की वजह से कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जब तक प्रॉपर बारिश होकर मौसम तब्दील नहीं होगा, नज़ला जुकाम खांसी बुखार जो कि वायरल की सूरत में आजकल आप देखते हैं हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोगों को तो लाजमी होता है। तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए आपके जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं वो रिलेट कर सकेंगे कि हमीद पाजी आपके साथ साथ उनका भी गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट ऑल दो भाई सेकेंड वर्किंग डे ऑफ द वीक है और कल का दिन हमने गुजार लिया। हमें तो एक्साइटमेंट ही बहुत सारी चीज़ों को लेके। ऑब्वियसली एशिया कप शुरू होने जा रहा है एंड वी आर गोइंग टू होस्ट एशिया कप। लाइक पाकिस्तान इस दफ़ा होस्ट कर रहा है तो हम बड़े एक्साइटेड है, मुल्तानियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो खैर हम अपने पूरे प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है 2 घंटे का पूरा जो रन डाउन होता है वो हमने आपसे टॉप स्टोरीज की सूरत में शेयर करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, जिसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द ऑल एडिटोरियल आपसे डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल जो कि हमारी पॉलिसी ऑफ द चैनल है और चैनल की पॉलिसी, मुल्क की पॉलिसी, ये मेरी और हरमीत पाजी की पॉलिसी ये कि अच्छी और ज़बरदस्त और इंथुजियास्टिक खबरें शुरू में दे देनी है। और हमने जनाब विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना है। अरशद नदीम जो है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनकी खुशी इतनी ज़्यादा, उनको भी पहुंचने के साथ साथ हम अगर अपनी बात करें तो हमने फ़ौरी तौर पर उनसे वक्त लिया कि गुड मॉर्निंग पब्लिक हमने अपने दिन का आगाज़ करना है, आपने भी पाकिस्तान आने के बाद अपने दिन का आगाज़ करना है तो क्यों ना गुड मॉर्निंग पब्लिक से कर ले, बिकॉज पब्लिक आपको देखना चाहती है। तो अरशद नदीम हमारे साथ ही गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में, तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, या आपने ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको सुबह बखैर और बहुत 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 मुबारक हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है। अल्लाह ताला ने हमें वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल से नवाजा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि हमने वर्ल्ड में जो है ना वो मेडल जीता है। बिल्कुल ठीक कह रही जी हरमीत पाजी। असद अजीज साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपके चाहने वाले बॉर्डर के उस पार या इस पार दोनों बड़े शेयर करें और खासकर नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, उस तस्वीर के बारे में जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे बड़ी ज्यादा चर्चा है उसकी। आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो एशिया के हम फर्स्ट सेकंड हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए हम दोनों बड़े खुश थे कि फर्स्ट सेकंड हम हुए हैं वर्ल्ड में, हम अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही थी नीरज चोपड़ा भाई को भी और मुझे भी, क्योंकि वर्ल्ड में इतना बड़ा परफॉर्म करना, फर्स्ट सेकंड होना इंडिया और पाकिस्तान, ये बड़े एजाज की बात है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑब्वियसली ये प्राउड की बात तो है, लेकिन जिस पिक्चर की वायरल होने की बात हरमीत पाजी कर रहे हैं ना, उसमें नीरज और आप जो साथ खड़े हुए हैं वो हम एक जो इमेज देखना चाह रहे हैं, जो आवाम उसको परसीव करी वो ये कि देखिए ज़्यादा फर्क नहीं था। 87 आई थिंक जो है वो मीटर आपका था और 88 मीटर जो है वो नीरज का था 2-3 थ्रोज के बाद। आप बताएं कि ऑब्वियसली आपको इंजरी भी थी, पहले भी आप काफ़ी दफ़ा हमारे शो में जब आ चुके हैं, बड़ी कोशिश भी की, उसके बाद बीच में कोई स्पेस भी आई। अब आप क्या समझते हैं कितनी तैयारी की थी और कितना प्रेशर था या कितनी आपको एक्साइटमेंट थी? इस दफ़ा आप प्रिटी श्योर थे कि नहीं इस दफ़ा तो पाकिस्तान के नाम ये क्रेडिट करके ही पाकिस्तान वापस पहुंचूंगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैंने 1 साल बाद इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे इंजरी भी थी। आप सबको पता कि मैंने सर्जरी करवाई थी। हाँ जी, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। साल में बहुत सारे कंपटीशन आए लेकिन मैंने सर्जरी करवाई और उसके बाद मुझे नी की भी इंजरी रही है, उसकी वजह से मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरा जो हदफ था, वो गोल था, वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गोल सेट किया हुआ था, अल्लाह ताला ने वो अचीव करवाया।
अरशद नदीम साहब, एक और चीज जो हमने देखी, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मुश्किलात से आप निकले और बड़े मुश्किल Yes, हालात से true. निकलकर आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी आप पर फख्र करते हैं, हम सब आप पे फख्र करते हैं। पाजी, इवेंट बड़ा मुश्किल था, टफ था, लेकिन क्या सोचा था कि दोनों एशिया से, दोनों ममालिक से पड़ोसी जो हैं इस कदर जो है एजाज़ात अपने नाम करेंगे? मुश्किलात क्या क्या आई जब ये इवेंट शुरू हुआ सर? हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुश्किलातें तो इंसान के साथ साथ चलती है, तो मेरे ख्याल में जो उसको हैंडल करता है वही कामयाब होता है। तो जब मैंने क्वालिफाई राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप में टॉप किया और नीरज चोपड़ा भाई ने अपने ग्रुप में टॉप किया, तो उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान का वो कहते हैं कि इन्होंने दोनों ने मेडल इंशाल्लाह जीतना है, तो वही हुआ जो लोगों ने भी सोचा हुआ था और हमारा भी यही था कि हम इंशाल्लाह दोनों फाइट करेंगे, तो बस वही हुआ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी एफर्ट की और नीरज चोपड़ा भाई ने भी की, और जिसने जितनी मेहनत की थी अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से उसका उतना फल दे ठीक दिया। है अरशद, ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो है ना वो हमें आपकी गुफ्तगू में भी नजर आ रही है, आपके जेस्चर्स में भी, और जो आपने परफॉर्मेंस वहाँ दी बिल्कुल। यकीनन वहाँ भी। अब देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? पूरा पाकिस्तान जो आपको देख रहा है और कल ही आप पाकिस्तान पहुंचे और उसके बाद आपको पता है एशिया कप भी आ रहा है, खेल के मैदान से एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं, तो जो व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? आज बिल्कुल मेरा उनसे यही पैगाम है कि आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे मेडल से नवाजा, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि हमने वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है। और मेरे ख्याल में आज तक एथलेटिक्स में वर्ल्ड में या ओलंपिक्स में आज तक किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया जो पेरिस में हो रही है 2024 में। तो मेरा पैगाम यही है कि आप मेरे लिए दुआ करते रहे, मैं मेहनत करता रहूंगा, तो इसी तरह मैं आप सबके लिए जो वो मेडल जीता रहूंगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से। अरशद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, गुड टू हैव यू। ऑब्वियसली सुबह का टाइम था, कल रात ही ये पहुंचे हैं कराची, और उसके बाद फौरी तौर पर हमने सोचा कि अब क्यों मिस किया जाए, इनको मुबारकबाद हम भी देते हैं और पब्लिक की भी जो अच्छी और नेक तमन्नाएं हैं वो हम इन तक पहुँचाते हैं। अब हमने प्रोग्राम में जनाब आगे बढ़ना है हरमीत, और प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो पूरा आज का रन डाउन है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज को तो हमने आपके सामने अनाउंस कर ही दिया था, हम आगे बढ़ेंगे। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बुखार सब के सरों पर चढ़ चुका है, और क्रिकेट को एशिया कप की अगर हम बात करें, इसका एक डिटेल सेगमेंट जो है वो हम आज के प्रोग्राम का हमारा हिस्सा होगा, एडिटोरियल में भी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एडिटोरियल के बाद अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो टॉप ऑफ द ऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं बिजली के बिल्स को लेकर, और आवाम जो है वो बिलबिला रही है। उसके बाद अगर हम बात करें निगरान वज़ीर आज़म नारुल हक काकड़ की, तो कल उन्होंने 2 अहम इजलास किए, कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। आज एक और अहम इजलास वो करने जा रहे हैं, तो वफाकी काबीना के सामने जो वजारत तवानाई है वो कुछ अहम तजावीज़ जिसको हतमी शक्ल दे दी गई है वो आज रखी जाएंगी। उसके बाद कोई उम्मीद है कि कोई ऐसी तजावीज़ पेश की होंगी जिससे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सकेगा। खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा होती हैं। आपको पता है बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि चलिए आप स्कूल से जाना शुरू हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है। टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 3 बच्चों ने जीता है हरमीत। एक है हमारे पास मारू मिशल और अहमद मूसा, अहमद ईसा। अब ये तीनों बच्चे आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होंगे, इनसे चिट चैट करेंगे, इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि इनकी रूटीन क्या है और आप लोग क्यों इस तरह की रूटीन नहीं अपनाते। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मसले पे आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है, वो है बढ़ती हुई कीमतें, वो भी अद्वियात की। वैसे तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, यू नेम इट, और हर चीज़ की जो कीमत है हरमीत वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जान बचाने वाली अद्वियात हरमीत उनकी कीमतें भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो इसको आज के प्रोग्राम में हमने एक सेगमेंट के तौर पर लेना है और डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एशिया कप और एशिया कप हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम एक ऐसी बुक रिव्यू को आज बुक रिव्यू का हिस्सा बना लेते हैं हरमीत, क्योंकि आज का बुक रिव्यू के सेगमेंट हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन जो बुक होगी वो होगी गेम चेंजर, जो कि लिखी है लाला ने, यानी शाहिद आफरीदी ने। तो उस बुक को हम रिव्यू करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज। डेली डोज का डोज होगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So guys, let's talk about our and आपका favorite segment जिसे हम कहते हैं डेली डोज। So let's talk about डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। पहला डोज जो हमने आपको देना है वो बिल्कुल हम आपको बताने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। पहले आप नॉर्मली देखते थे कि फुटबॉल में या फिर हॉकी में अगर आप रेफरी को देखें तो वो हमेशा हरमीत कुछ कार्ड दिखाते थे रोकने के लिए या पॉज के लिए, रेड और येलो कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्रिकेट में आज सच हम ये ट्रेंड नहीं देखते थे और ऑब्वियसली हमने कभी देखा भी नहीं। लेकिन अब आहिस्ता
से ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़े हैं तो क्रिकेट में अब जाकर फाइनली इन कार्ड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया गया, जो कि मुझे एक अच्छा साइन लगता है, क्योंकि बहुत अलार्मिंग हो जाता है, फौरी तौर पर इंडिकेट कर दिया जाता है। अगर आपने रेड कार्ड दिखा दिया तो जनाब ये देखिए, रेड कार्ड का मतलब ये है कि अब आपको स्टेडियम से बाहर चले जाना है। तो जनाब ये वैसे तो अगर हम देखें क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हमने देखा, मॉडर्न जैसे जैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं। आपको याद होगा कि थर्ड अंपायर जो है इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ये भी इन हुआ, फिर हमने देखा कि 50 वाला सीन जो था, यानी 50 ओवर तक आपको इंतज़ार करना होता था, वो भी ख़त्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा कम, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। ज़्यादा इवेंट हम देखते हैं कि 2020 पे आते हैं। इसी तरह आपने फुटबॉल की बात की, तो क्रिकेट को हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बड़ा कोशिश की जा रही है कि इसको दिलचस्प बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इसमें इन की जा रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो अंपायर पर ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी और अंपायर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ करते थे माजी में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ों में जिद्दत आ रही है, तो उस तरह क्रिकेट को भी बड़ा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, एशिया ममालिक की बात करें, और एशिया में खासकर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ममालिक जो है, चाइना थोड़ा सा हटके है, तो वहाँ यहाँ पे हम इन ममालिक को अगर देखें तो ज़्यादा जो है क्रिकेट के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट जिस तरह फुटबॉल बड़ा आम है, तो कोशिश ही भी की जा रही है कि आप पूरी दुनिया तक, बहुत सारे ममालिक में क्रिकेट के हवाले से कोई जानता ही नहीं है। सो मेरे ख्याल में ये चीज़ों को बेहतरी की तरफ तो जा रही है, लेकिन साथ साथ चीज़ों को बड़ा आसान बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत। एक बात बहुत अहम ये भी है कि गेम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब देखने वालों को ऑब्वियसली अगर फुटबॉल या हॉकी की हम बात करते हैं तो रेड येलो कार्ड की इंडिकेशन अगर सबको पता है, तो क्रिकेट में इस चीज़ के आने के बाद लोगों के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जनाब वेस्ट इंडीज़ में ये एक प्रीमियर लीग हो रही है जिसमें पहली दफ़ा इस चीज़ का मुजाहरा किया गया, जो कि हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने रेड कार्ड दिखाया और उसके बाद फिर 10 से जो 11 खिलाड़ी, 11 थे ऑब्वियसली, एक को निकाल दिया, 10 रह गए, तो फिर उन्होंने इस गेम को कंप्लीट किया। और अब अगर ये कार्ड दिखा दिया जाएगा तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने स्टेडियम से बाहर जाना है। ये येलो कार्ड का जो मतलब है उसके मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बड़ी ही क्यूट सी खबर है। आप कहते हैं ना वो शाहरुख खान का एक डायलॉग नहीं है अरमीत, कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी दुनिया आपको इसमें मिलाने में लग जाती है, इस तरह करके कुछ था। खैर मैंने पता नहीं सही बोला या नहीं बोला, लेकिन जितनी शिद्दत से आप किस चीज़ को चाहते हैं, लेटर और सूनर वो आप तक पहुंच जाती है। जनाब टोक्यो से हमने आपको खबर देनी है, जहाँ पर टोक्यो में खो जाने वाली एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया अमरीकी पायलट को मिल गई। और आपको पता है कि अमरीकी पायलट ने टेक्सास में, वो उस वक्त लड़की जो थी जो कि ट्रैवल कर रही थी टोक्यो से अमरीका, वो जब अमरीका पहुंची तो वहां पर उसके घर पहुंचा दी ये खूबसूरत सी गुड़िया। उस पायलट ने खुद जाके, आप देखें ना कितना ज़बरदस्त जेस्चर है, एक तो गुड़िया मिल गई इसकी खुशी, दूसरा पायलट खुद वो गुड़िया देने के लिए आया उसकी खुशी, तीसरा उस बच्चे की मुस्कुराहट, तमतमाता चेहरा तो देखिए उसका, उसकी फेवरेट थी, वो कहती है मेरी दोस्त है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट दिखे, वैसे दुख तो बहुत ज़्यादा बेकार, लेकिन आप ये देखें कि ये जो जेस्चर है, फिर इस वीडियो में आप देखें कि वो इंतज़ार कर रही है, और जाहिर बात है जो चीज़ को आप दिल से चाहते हैं और या चाहती हैं तो फिर आपको उसका बेसब्री से इंतज़ार भी होता है, और वो बड़े मुश्किल से जब आपका ख्याल होता है और आपकी सोच वहाँ तक पहुँची होती है कि भैया अब नहीं मिलने वाली चीज़, और अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देखी आपको वही चीज़ पकड़ा के चला जाए, तो यकीनन वो खुशी जो है उसको वैसे ही वो जो एक्सप्रेशन है चेहरे के वो बड़े मज़े के होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो भी बड़े मज़े की है, और ऐसे जेस्चर हम सबको जो है करने चाहिए। अगर इस किस्म की चीज़ें हमारे हाथ लगती है, वैसे अल्लाह माफ़ करे हमारे हाथ लगेगी तो पर लोग सुधार जाएंगे, लेकिन वैसे कोशिश करनी चाहिए। बट ऑल दो ये जो है बच्ची, इसने टोक्यो से अमेरिका जो है वो ट्रेवल किया, एयरपोर्ट पर गालिबन वो कह रही है कि जहाँ पर VIP लाउंज होता है वहाँ पर ये भूल गई थी या उसने कहीं और शायद मिसप्लेस कर दी। अब ये बच्ची को ऑब्वियसली हरमीत, एक तो पेट्स, दूसरा गुड़िया, बच्चों को अपनी गुड़िया जो है वो बहुत प्यारी होती है, वो कहती है मेरी दोस्त थी और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। फिर उसके अब्बा ने क्या किया, कंप्लेन किया, जो भी तगदो कोशिश करके जहाँ से भी एक्सेस हो सकती थी वो करने की कोशिश की। बट ऑल दो जिस वक्त ये गुड़िया जिसके थ्रू मिलनी थी उसके थ्रू ही मिली। फिर इस पायलट ने जो है वहाँ पर जाकर, उस एयरपोर्ट पर जाके, ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट बाकायदा तौर पर होता है जो कि गुमी हुई चीज़ों का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ गए, रब्ता किया, इस गुड़िया को लिया और लेकर जनाब सीधा उनके घर पहुँच गया और बच्ची को दे दिया। और बच्ची की मुस्कुराहट, यानी वो $100 स्माइल जो आप देख रहे हैं, वो इस पिक्चर को देख के आप भी दे दें, बिकॉज खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है, एक माँ
की मोहब्बत जो है वो कहीं भी दुनिया में हो, वो जानवरों में हो, इंसानों में हो, वो आपको एक जैसी ही, एक कदर वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक जैसी नजर आती है। और एंगोटॉन एक ऐसी एक किस्म है, बंदरों की एक ऐसी किस्म है जिसको हमने इस वीडियो में जब देखा तो वीडियो को मिलियन में व्यूज़ क्यों मिले। अब देखिए शेर के बच्चों को किस कदर खूबसूरती से वो प्यार कर रही है। अब वो शेर के बच्चे हैं या बिल्ली के बच्चे हैं या बंदर के बच्चे हैं, माँ तो माँ है और माँ तो सबकी, कहते नहीं माँ सांझी होती हैं। तो अगर हम इंसानों के बारे में ये कहते हैं तो आपको होता है जानवरों में भी ये कदर मुश्तरक होती है। और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि किस तरह से वो उन्हें खिला रही है, फुसला रही है, दूध पिला रही है, प्यार कर रही है, गले से लगा रही है। तो ये क्या ही खूबसूरत वीडियो था, हमने सोचा कि थोड़ा ये बहुत इमोशनल खूबसूरत चीज़ें जो हमारे सामने आती है। और खासकर आपने देखा कि एक वीडियो जो वायरल हुई थी काफ़ी, उसमें मैंने देखा कि बंदर जो है वो उसके बच्चे की डेथ हो गई थी शायद एक्सीडेंट में, और जिस तरह वो बिलबिला के रो रही थी और वो किसी ने कैप्चर किया था, वो मंजर बड़ा दिल दहला देने वाला था। लेकिन इसको अगर आप देखें तो यकीनन हम इंसानों को भी इससे सबक हासिल करने चाहिए। बहुत सारी खबरें जो हम देखते हैं कि सौतेली बेटी के साथ ये किया, बच्चे के साथ वो हुआ, ये जुल्म हुआ, तो कम से कम इनको अगर आप देखें, वाकई ममता जब जागती है, और इंसान के अंदर बहुत सारे रूप है, हर किस्म का रूप आपके अंदर है, लेकिन अगर आप चाहें जिस अच्छे रूप को आप बाहर लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि वही रूप आप धारण करें, तो मेरे ख्याल में वो जो खूबसूरती है इंसान की या जानवर की, अगर आप देखें इस विजुअल में भी देखें कि शेर का बच्चा, यानी वैसे ही खौफ होता है जानवरों में कि शेर आ गया, और अगर आप देखें उन्हीं के बच्चों को आप पालते हैं तो यकीनन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहब्बत वो भाषा है जो पत्थर में भी रास्ता बना लेता है। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन सी वीडियो, बड़े मजे की और चुलबुली सी हरकत अगर आप देखें, दूध पिलाने वाली हो या खेलने वाली हो, तो वाकई में माँ की जो गोद है वो दुनिया की सबसे, आप ये समझते हैं कि दुनिया की अगर आपको सुकून चाहिए तो वो माँ की गोद में सर रख के वो सुकून की नसीब वालों को मिलता है। तो मुख्तलिफ जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जब ये वीडियो देखी और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में इसको जज करने की कोशिश की, तो ये कहा कि इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी जज्बात के ऐसी लामहदूद हम देखते हैं, वो ट्रांजिशन। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ऑब्वियसली कहा जाता है कि माँ जो है उसकी मोहब्बत और उसकी ममता जो है वो सबके लिए एक जैसी होती है। और जानवरों में ये जज्बात कहा जाता है कि इंसानों से कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। साइंस और तहकीक ये कहती है इस हवाले से। तो ये वीडियो जो है जितनी क्यूट, जितनी जज्बाती है, आई थॉट कि आप लोगों से ये शेयर की जाए। पता नहीं आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पर देखी है या नहीं देखी, बट दिस इज़ वेरी क्यूट। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो भी कुछ इस तरह के सरफिरे नौजवान की है जिसको पता नहीं मोहब्बत आ गई या गुस्सा आ गया या क्यूरियोसिटी आ गई, आई डोंट नो उसको क्या हुआ। एक सरफिरा नौजवान है जिसने शेर के पिंजरे में हाथ नहीं डाला, बसाते खुद पूरा का पूरा चला गया अंदर। आई डोंट नो अब उसको क्या सूझी हरमीत, लेकिन चले वो खुद तो गया। भारत का एक चिड़ियाघर है, दिल्ली में है, और वहाँ पर ये जो है एक हरकत की एक नौजवान ने। आपको पता है इसकी उस हरकत से वो शेर भी हक्का बक्का रह गया कि ये क्या करने आया है, इसको तो मैंने इनवाइट ही नहीं किया, ना मैंने इसको खाना है, ना मैंने इस पर हमला करना है, मैं करूँ तो क्या करूँ। आपको पता है ना सिर्फ वो बल्कि शेर भी साकिन खड़ा हुआ है। अब वो सोचा मैं क्या करूँ, मैं क्या रिएक्शन दूँ, इसको खा लूँ, इसको बाहर भेज दूँ, इसको बचा लूँ। लेकिन उसके बाद जनाब चिड़ियाघर की इंतजामिया आई और उन्हें बाहर निकाला। अब लड़के का कहना ये कि मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी, मुझे शेर को करीब से, बहुत करीब से और करीब से देखना था, इसलिए मैं अंदर चला गया। बड़े करीब से नहीं किया वरना सीधे पेट में ही चला जाता। लेकिन बहरहाल ही वैसे बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जाहिर बात है जो पिंजरे में शेर है उसको आप हल्का भी नहीं ले सकते। हाँ ये बात है कि सर्कल का शेर अगर बना लेते हैं उसको तो फिर उसकी बुरी हालत होती है। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि बड़ा मुश्किल काम है कि आप जाएं और बिल्कुल उस, अगर ये शेर हल्की सी अगर एक पंजा भी लग जाता तो फिर नुकसान जो है पूरी जिंदगी भर का होता है। और हमारे पास बेतहाशा ऐसी वीडियोज आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर बच्चे ऐसे टच करने की कोशिश करते हैं बड़े भी, तो बहुत सारे वीडियोस में ऐसा देखा भी गया कि खींच के शेर लेके चला जाता है और फिर उसकी जो बोटियां हैं नोच के खा जाता है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी किस्मत थी इस नौजवान की, वरना इसने तो मौत को खुद ही गले लगा लिया था। आप बैल मुझे मारनी, आज शेर मुझे खाने वाली सिचुएशन फिलहाल इस वीडियो में है, बट ऑल दोस्त को बचा लिया गया। शेर ने ऑब्वियसली अच्छी बात है कि उसने हमला नहीं किया, और पता नहीं अब क्यों नहीं किया, लेकिन वो खुद भी इस वक्त सख्ते में ही था कि इसको पता नहीं क्या हो गया, ये खुद क्यों दावत बन के आ गया है मेरे पिंजरे में। खैर बचा लिया गया और लोगों ने काफ़ी उसको डांट डपट की कि इस तरह की हरकत दोबारा करने की कोशिश मत करना। जो लोग इर्द गिर्द देखते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो आप भी जब जाएँ तो इंजॉय करें चिड़ियाघर की सारी एक्टिविटीज़ को, लेकिन बिला वजह अपनी जान को जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। खुद भी महफूज रहें और बच्चों को भी खास तौर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन पिंजरों से और इन जानवरों की जो प्रेमिसेस होती है उससे ज़रा दूर ही रखें। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्विट्ज़रलैंड से हमने आपको खबर देनी है, जहाँ पर ख़तरनाक चोटियों से गुजर कर चोरों ने
अतिया का जो एक डब्बा नहीं होता, मतलब एक बॉक्स होता है, आपको पता है नॉर्मली हम अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वो डब्बा रखा होता है, इसमें आप डोनेशन करते हैं। अच्छा, इतनी मुश्किलें तगो दो करके कोई आम, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि चोरी करनी चाहिए, ऑब्वियसली चोरी नहीं करनी चाहिए, एक बुरी चीज़ है, एक बुरी ही है, लेकिन मैं समझती हूँ हरमीत हर चोरी हर क्राइम के पीछे एक स्टोरी होती है, और वो स्टोरी जो होती है वो आपकी या तो आपको कन्विंस करती है कि आप ये काम कर लें, या फिर बाजू का चोरी करना आपकी आदत होती है। अब इन दोनों चीज़ों में से क्या था हमें नहीं पता, लेकिन ख़तरनाक रास्तों को अबूर करते हुए चोरों ने फाइनली ये डब्बा चोरी कर लिया। और आपको पता है कि ये टॉप ऑफ द ऑल, मतलब 2300 फीट की बुलंदी पर ये डब्बा रखा गया था, और वहाँ पर जो कोहे पैमा क्लब है, उस क्लब ने ये डब्बा वहाँ रखा था डोनेशन के लिए, कि इससे हम मेंटेनेंस करते हैं उन तमाम क्लाइंबर्स के लिए जो आते हैं और चोटी को सर करते हैं। लेकिन जनाब डब्बा चोरी हो गया और चोरों ने चोरी कर लिया इतनी ऊंचाई से। आई डोंट अच्छा, नो। वैसे अगर आप देखें स्विट्जरलैंड में बहुत सारी सी दुकानें, बहुत सारी सी शॉप्स हैं जहाँ पे कोई शख्स आपको दिखाई तो नहीं देगा, आपने पैसे रखने और चीज़ उठानी है। हाँ। लेकिन मैं खुद भी हैरान हूँ कि हाँ, चोर जो है कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब पहाड़ी सर करनी थी और वहाँ से उसने निकाला था, लेकिन ये भी आप अंदाजा लगा लें कि पहले से प्लानिंग हो चुकी थी या कहीं नजर थी कि भैया डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ है और बड़ी मुश्किल से तो किया जा सकता है इसको चोरी, लेकिन करना जरूरी है। लेकिन बहरहाल अब आपने तो फरमाया कि उसने करनी थी, ठानी थी कि भैया करनी है चोरी, मैंने तो कर ही लेते हैं। और आपको पता है हरमीत, कोहे पेमा क्लब जो है उनका कहना भी ये है कि प्री प्लान था, ऐसे नहीं होता, मतलब इतनी अगर वहाँ वायर्स लगी हुई हैं और ये जो लोहे की तारें लगी हुई हैं, इनको अबूर करके अगर चोर वहाँ गए हैं तो ये प्रॉपर प्लान था। खैर अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने ये इंडिकेशन दे दी है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, और अब जो लोग मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर मदद करें, इस बॉक्स को दोबारा से भरें और चोरों को पकड़ने की हमारे साथ कोशिश करें। सो मोस्ट वांटेड का बोर्ड भी उन्होंने लगा दिया है। खैर वी आर डन विद आवर टुडे, क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। नया लाइफ पॉइंट नेचुरली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट आवर पॉलिटिकल सिनेरियोज जो कि हर रोज़ चेंज होते हैं, और अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा होगी कि बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है। मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, इंतखाबात कब होंगे, महंगाई कब खत्म होगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल, लेकिन जवाबात किसी के पास भी नहीं है। खैर, सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड कॉज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि कल कुछ अहम इजलास हुए हैं, निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकर ने जो है वो 2 तो कर लिए कल अहम इजलास, आज एक और अहम इजलास जिसको कहा जा रहा है कि हतमी तजावीज़ में पेश की गई हैं वज़ारत तवानाई की तरफ से, कि कुछ तजावीज़ ऐसी भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि महंगाई को कम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो हमें मौसूल हुई हैं उन तजावीज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट कर दी जाएगी बिजली के बिलों में, या अगर हम ये कहें कि सर्दियों में कुछ बिल अदा करने का हमें थोड़ा वैक्यूम दिया जाएगा। क्या इससे अवाम के मसले हल हो जाएंगे? बिल तो फिर भी उतना अदा करना पड़ेगा, परमानेंट कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है फिलहाल महंगाई से हटने के लिए, काबू पाने के लिए। यानी बिजली के बिलों की अगर आप बात कर रही हैं तो बिजली में के हवाले से तो पाकिस्तान इज इन अ कैपेसिटी ट्रैप। अब कैपेसिटी ट्रैप क्या है कि जो आपने बिजली के कारखाने लगाए हैं उन कारखानों में जो टोटल है वो तकरीबन 44,000 मेगावाट्स की पाकिस्तान की अब टोटल कैपेसिटी हो चुकी है, जबकि जो हम जनरेट करते हैं और जो नेशनल ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं वो मैक्सिमम 28,000 मेगावाट्स कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 15-16 हजार मेगावाट जो बिजली है, अब वो कैपेसिटी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, वो बिजली आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये जो पहले होता था, यानी ये अगर आज से 5 साल पहले देखें तो इसका जो कॉस्ट थी पाकिस्तान के लिए वो 600 अरब रुपए सालाना थी। आज क्योंकि जो डॉलर है और इन्फ्लेशन है, जो चीजें बन चुकी हैं, तो आप पाकिस्तान जो इसकी कॉस्ट पे कर रहा है वो 2000 बिलियन रुपीज यानी 2 ट्रिलियन रुपीज एनुअली आपको पे करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। आपसे मुराद मैं, आप, जनरल पब्लिक। क्योंकि आईएमएफ का जो नया जो आपका उनके साथ मुआहिदा है, उस मुआहिदे के तहत आईएमएफ कहता है कि ये जो कॉस्ट है ये गवर्नमेंट बेयर नहीं करेगी। आपका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो ऑलरेडी इतना कमजोर हो चुका है कि आप मजीद कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। तो ये जो इफेक्ट है ये पास ऑन करना है आपने जनरल पब्लिक को और वहां से रिकवरीज करनी है। अब रिकवरीज की अगर बात करते हैं तो रिकवरी भी होती नहीं है कि वो लाइन लॉसेज हैं, 37% भी लाइन लॉसेज ऐसी डिस्क्लोज मौजूद हैं, और जो सबसे कम है वो मेरे ख्याल से आईएसको है पूरे मुल्क में, जिसकी जो है 9% या 12% तक मैक्सिमम हो जाती है लाइन लॉसेज में। लेकिन जो फैसलाबाद है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो है आपकी 18-20% हो जाती है, और सक्कर का सुना है कि 37% लाइन लॉसेज है।
तो जब आपका मुल्क में सिचुएशन ये है और ये जो बिजली की चोरी और ये तमाम चीजें लाइव लॉसेस अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो ये साहब, सालाना अगर हम 200 अरब देखें, एक तो बिजली का ये बहरान है, एक तरफ हम बिजली के बहरान को देख रहे हैं, दूसरी जानब अगर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 1.5 साल से जिस तरह सियासी आदम इस्तेहकाम रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि फिर वही किंग पार्टियां बनाने की कोशिश की जा रही है, वही एक पार्टी दूसरी पार्टी को लड़वाने की। अगर हमने माजी में देखा नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, क्या हुआ, खान साहब के साथ अब क्या हो रहा है, इन सारी सिचुएशन को अगर हम देखें सर, आने वाले दिनों में पेट्रोल का बहुत बड़ा बम गिरने वाला है, क्योंकि रशिया का मामला अगर आप देखें या सऊदी का देख लें, क्योंकि विजन 2030 का जो मामला आ रहा है तो उसमें तकरीबन 13 लाख बैरल जो है वो योमिया कम हो जाएगा। तो ये क्या केयरटेकर में इतना जिगरा है, ये संभाल पाएगी सर, या फिर किंग पार्टियां, या फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, देखिए बैक एंड के ऊपर हरमीत बहुत कुछ हो रहा है और उसमें जो SIFC है, जो एक नया आपने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है, जो ब्रेन चाइल्ड था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, और उसके बाद जो, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम था, हम तो समझ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, लेकिन कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमा दिया था कि ये चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है। तो फिर अब बात हम प्राइम मिनिस्टर की बात को ज्यादा वजन देंगे, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने बात आर्मी चीफ के वहां पर जो तकरीब है उसमें मौजूदगी में बोल दिया था। तो इससे यू आर लुकिंग अराउंड बेसिकली एनुअली जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो अप्रोक्सीमेटली आपको 24 से 35 अरब डॉलर जो है वो सालाना आपको भी आएंगे पहले साल के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर शायद जो है इससे डबल हो जाए। तो ये FDI जब अगर आएगी तो फिर हमें कम से कम एक कुशन मिलेगा को सांस लेने के लिए, लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। आपने जब तक ये अपने कर्जे जो है ये अपने पे बैक करने, अभी हम 2 साल में 75 अरब डॉलर पे बैक करना है पाकिस्तान में। तो जब 75 अरब डॉलर आपने पे बैक करना है, तो देखिए वो शब्बर ज़ैदी साहब ने ना चेयरमैन PTI के दौर में एक तकरीर की थी, जिसके बाद उनके ऊपर बड़ा एक बैकलैश आया। तो उन्होंने कहा था हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, हम जितना बेहतर इस बात को तस्लीम करते हुए अपने इक़दाम करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। और ये देखें ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो वो बिल्ली से उसकी जान खलासी तो नहीं होगी। जान खलासी तब ही होगी जब आपकी जो एग्जांपल है ना डायरेक्टली बहुत डायरेक्टली बड़ी जबरदस्त कोड होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम सारे सिनेरियो में देखिए, आपने IMF का जिक्र किया, ठीक है, उस मुआहदे में ये जरूर कहा गया है कि आपने ये लॉसेस जो है उसको पूरा करना है, बट ऑल दो प्राइसेस बढ़ाने के साथ साथ सर ये कहा गया था कि बिजली चोरी जो है उसको रोका जाए और जो आपके शाहाना प्रोटोकॉल है उनको एडजस्ट किया जाए। अब अगर बिजली के बिल बढ़ रहे हैं सर, पूरा मुल्क इस वक्त अपनी मोटरसाइकिल्स, अपने मोबाइल्स, अपने घर, पता नहीं क्या क्या बेच के सिर्फ बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और अभी बिजली के बिल की प्राइसेस कम करने पे कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी। आप क्या समझते हैं सर, इमीडिएट बुनियादों पर हमें क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, निगरान गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अवाम को थोड़ा तो रिलीफ दिया जाए? इंतखाबात की बात की जा रही थी कि इंतखाबात होने चाहिए, मुल्क की हालात के लिए बेहतर है, लेकिन हमारी तो सारी तवज्जो ही डाइवर्ट हो गई है ना इस महंगाई की तरफ, हम तो सोच ही नहीं रहे उस बारे में। सोहा अभी आप इंतखाबात कराएं, आप इंतखाबात ना कराएं, आप जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी करें, ठीक है। प्रॉब्लम इज दिस कि आप जो है कैपेसिटी ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, और आप आज के ये नहीं 5 साल के लिए नहीं, आपके जो एग्रीमेंट हुए वो 30 इयर्स के हो चुके हैं, और उसमें जो आपने उनको पेमेंट करनी है वो USD में करनी है। जब डिवैल्यूएशन आपके रुपये की हुई है और वो गिरावट हुई है तो उसका इम्पैक्ट भी आया है, और जब उसका डिवैल्यूएशन की वजह से फ्यूल जो चार्जेस हैं वो भी आपके बढ़ चुकी हैं, और प्लस जो फर्दर टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट्स ने इम्पोज किए हैं, क्योंकि डिसिप्लिन किसका है। एक जैकेट ये मैंने पहनी हुई है ना, ये मैंने IMF की जैकेट पहनी हुई है, ये मैं हरमीत भी पहन लेगा ना तो वो उसकी IMF की जैकेट में ही रहेगा, और अगर हरमीत की जगह कोई तीसरा बंदा भी आके ये जैकेट पहनेगा ना तो वो तीसरा बंदा भी IMF की जैकेट में होगा। प्रॉब्लम ये है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई या इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए, ये बेसिकली फाइनेंशियल जैकेट है IMF की, जिसको आपने पहनना है, या फिर आप उससे IMF प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए जो चेयरमैन PTI थे उन्होंने किया था, पाकिस्तान बेल आउट पैकेज में था, IMF के पास गया हुआ था, और पाकिस्तान जो है वो 1-2 अरब डॉलर मांग रहा था। जब उन्होंने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है, मेरी हुकूमत जाने वाली है, कमिटमेंट थी उनकी कि मैं 50 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाऊंगा। उस टाइम 50 रुपए पर लीटर बढ़ानी थी उन्होंने, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी, PDL इसको कहते हैं, उन्होंने 30 रुपए पर लीटर कीमत कम कर दी, यानी 80 रुपए पर लीटर उन्होंने सब्सिडी दे दी। क्या चेयरमैन PTI को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है? ना हम सऊदी अरब की इकॉनमी थी हमारी, ना हम कतर थे, ना हम कुवैत थे, ना हम कोई दुनिया के अमीर तरीन मुल्क थे, हम एक गरीब मुल्क थे, गरीब आवाम थी, और हमारा किस पर इंहिसार था?
जो IMF की जो है वो जो बेल आउट पैकेज था, हम पैसे असद साहब अगर हम देखें जो आपने जिक्र किया, असद साहब एक और चीज जो आपने जिक्र किया, जो आपने जिक्र किया आर्मी चीफ साहब के हवाले से और बहुत सारे इकदाम जो आप फरमा रहे हैं कि बैकडोर पे हो रहे हैं, सर आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है, एनपी भी आ गई है, इस तरह 3 जमातें बड़ी जमातें जो हैं वो डिमांड तो कर रही हैं इलेक्शन के लिए, अगर आप इलेक्शन जो नीयत हमें लग रही है वो लंबा खींचने के हवाले से और कहा जा रहा है कि भाई हम मुल्क को सेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों का एहतिसाब का जो अमल है वो भी शुरू करेंगे, पीपल्स पार्टी के बहुत सारी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। सर याह्या खान के दौर में भी आपको याद होगा कि बहुत सारी चीजों के हवाले से दावे किए गए थे, लेकिन फिर वही, क्या आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल पार्टियों को लेके कोई इकदाम होने चाहिए ताकि कम से कम चीजों को दुरुस्त में लेके जाया जाए? जिस तरीके से चीजें हम देख रहे हैं अब, ये एहतजाज पे एहतजाज का सिलसिला इसके बाद जो शुरू होने वाला वो भी तो नुकसानदेह है सर। हाँ हरमीत साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप बात देखें कि जब CCI का इजलास हुआ था तो मुराद अली शाह साहब बतौर CM सिंध वहां पर शरीक हुए थे, और उसके बाद अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और मोहतरमा शारी रहमान साहिबा की भी आपने वो ग्रुप फोटो में देखा होगा CCI के बाद। तो वो जो CCI का इजलास था तो उसमें जब वोट दिया मुराद अली शाह साहब ने, तो क्या उन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया था उन्होंने वोट CCI में कि ये आपने जो सेंसेस हैं उनको नोटिफाई करें, और अगर उन्होंने दिया था तो उनको शो कॉज जारी करें। अगर मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के बरक्स वोट दिया है तो शो कॉज नोटिस जारी करें और उनकी पार्टी रुकनीत खत्म करें, और अगर उन्होंने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने वोट दिया है तो फिर अब ये जो टोपी ड्रामा मत करें। बात ये है वहां पर जाकर सर यहाँ पे भी एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। अब आपको बात मैं पूरी समझा दूं। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, ठीक है, अब एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इस तरह जब आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट्स ट्रिगर्ड, तो फिर डीलिमिटेशन सेंसस के नोटिफाई होने के बाद डीलिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ये मेरे ऊपर नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ये बेसिकली हमारी जो सियासतदान है ना, ये अपनी सियासी गेन के लिए लोगों को भी गुमराह करते हैं कि जब इंतखाबात में जो है वो स्याह बादल मंडलाना शुरू पड़े, इंतखाबात नहीं होंगे, 14 दिसंबर तक आपकी डीलिमिटेशन का जो अमल है वो सर यही सवाल है कि पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ से हट क्यों रही है? आपने दुरुस्त फरमाया कि जो मामलात हुए उसमें मुराद अली शाह का जो आपने जिक्र किया ठीक किया, लेकिन सर क्या वजूहात के कि पीपल्स पार्टी दोबारा इस वक्त एक्टिव हो रही है? और साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे क्या अनकरीब नून लीग के भी ये हालात होंगे सर? हाँ ये बता दें सर। बिल्कुल, अगर नून लीग भी शोर करती है इस पर और चाहे पीपल्स पार्टी शोर करती है या कोई भी सियासी जमात करती है, तो रिस्पॉन्सिबल वो सियासी जमातें खुद हैं। इसमें अवाम को बेवकूफ बनाती है ना, प्रॉब्लम इज दिस। तो मुझे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि खुद वो अमल करके तो फिर कहते हैं उससे ना, कहते हैं ला ताल्लुकी कर देते हैं, कहते हैं जी हमने तो नहीं किया, ये तो हमें ये कहा था, तो ये कहा था। यार इनको नहीं, अगर मुझे मालूम है बीइंग अ जर्नलिस्ट, आर्टिकल 51 जब ट्रिगर हो गया तो फिर डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। तो इतने बड़े जो है ये फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने 18वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी ने की है, इतना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनकी ग्रिप है। तो अब जो है ये बेसिकली जो सियासी ड्रामा हो रहा है ना, देखिए हरमीत बड़ी ऑब्वियस बात है कि जिन लोगों ने आइन में तरमीम की हुई है और आइन में तरमीम करके बहुत सी चीजें जो कि बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए होता है वो काम करने के लिए, मैं और आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं सब आप बिल्कुल ठीक कह रही है। सारी बातें जो है आवाम के आगे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। ये बातें अब रखना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम उजलत में जाते जाते नून लीग के या PDM की हुकूमत के बहुत सारे कवानीन और बिल्स हमने देखे, तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में जो बिल मंजूर कराएं उसको कीप इन माइंड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आवाम ने वोट कास्ट करना है। और क्योंकि अब हमारे पास सियासी मैदान में चॉइसेस बहुत कम रह गई हैं, तो आपने गौर से देखना है कि आपने किसको वोट कास्ट करना है, किसको नहीं करना। बस एक दूसरे के पीछे लग के वोट कास्ट मत कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो टेबल है ना ये स्टूडियो का, ये घर की उस शेल्फ की तरह है जहाँ पर अब कोई जगह नहीं है कोई सैश रखने के लिए, कोई ट्रॉफी रखने के लिए, कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या आपके कोई भी अवार्ड्स जो आपने जीते हैं उसके लिए। बट ऑल दो ये तो गुड मॉर्निंग पब्लिक का सेट है, लेकिन इस पब्लिक के सेट पे जो आपको 3 चेहरे नजर आ रहे हैं तमतमाते हुए, खुश, एक्साइटेड और टैलेंटेड, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आपको पता है ताइक्वांडो की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ताइक्वांडो चैंपियनशिप की बात करें,
ब्लैक बेल्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए भी यकीनन एक क्रेडिट की बात है, लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान को दिलवाने वाले ये 3 प्यारे प्यारे बच्चे जो कि तीनों बहन भाई हैं, और घर में मुझे लगता है बचपन से ही, अब तो ऑब्वियसली बचपन अभी भी है इनका, लेकिन अपब्रिंगिंग में साथ साथ ये चीज़ जो है वो सिखाई जा रही है कि इसी ट्रैक पर आपने चलना है और चलते चले जाना, और इस तरह की बेशुमार ट्रॉफीज और बेशुमार टाइटल्स जो है वो अपने पाकिस्तान यानी घर लेकर आने हैं। तो आपका तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ माहरू मिशेल मौजूद हैं जो कि 14 साल की हैं और ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट इन्होंने, अब बच्चों के साथ मिलकर ऑब्वियसली ये क्रेडिट सबका है, लेकिन हम इनका तारुफ आपसे पहले करा देते हैं। तो इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मारू कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। अच्छा जी, इनके साथ जो है वो देखिए, अच्छा तीनों बहन भाई हैं। अब इन दोनों का नाम जो है ना बड़ा सिमिलर है, अहमद मूसा, अहमद ईसा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अहमद मूसा कौन है और अहमद ईसा कौन है। ये है अहमद मूसा। अहमद मूसा कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, इन्होंने पहला जो गोल्ड मेडल लिया था, ऑब्वियसली पहला जो उन्होंने टाइटल अपने नाम किया था वो सिर्फ 4 साल की उम्र में किया था। अब बस क्रेडिट काउंट करते जाए फिंगर टिप्स पे। आगे चलते हैं अहमद ईसा की तरफ। अहमद ईसा, आपका आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? बस ठीक है। कैसे लग रहा है शो में आके? एक्साइटेड? एक्साइटेड। देखा, $100 स्माइल के साथ ये बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे चिटचैट तो करेंगे। और हरमीत जो है वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। हरमीत, ये बच्चे देखें, छोटी उम्र 4 से 5 साल की उम्र में आपको ये पता होता है अच्छा बस आपने कैसे बात करनी है, कैसे खाना पीना है, और ये ऐसे हाथ चला के डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो ये इनका जो है वो क्रेडिट है जो कि पाकिस्तान में ब्लैक बेल्ट की सूरत में क्या लेकर बात आए। है, क्या बात है। अच्छा माहरू, आपसे शुरू कर लेते हैं। चूँकि आपने माशाल्लाह आप 14 साल की हैं, लेकिन 8 साल की उम्र से यू जस्ट स्टार्टेड ना विद ऑल दीज। तो ये यू वांट टू स्टार्टेड, योर पेरेंट्स वांट टू डू इट, मतलब वो चाहते थे कि आप करो, या आपका खुद का शौक है? नहीं, ये मेरा अपना शौक था। बिल्कुल मेरा अपना भी शौक था कि जिस तरह ताइक्वांडो को मैं इस तरह करते हुए देखती आ रही थी कि जिस तरह लड़कियां कर रही थी, गोल्ड मेडल जीत रही थी, इवन फाइट्स वगैरह करके जीत रही थी, तो उनको देख के और इस तरह मेरे अंदर शौक पैदा हुआ। तो वहाँ से मैंने ताइक्वांडो का सफ़र शुरू किया। यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर ना, आप देखते हो, तो फिर वो मुझे पॉइंट बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट था व्हेन यू गॉट इंस्पायर्ड कि भाई ये मैंने करना है, ये मेरा ट्रैक है, आई वांट टू गो। बस कुछ इस तरह मूवीज़ भी देखी जिनमें ये कराटे और ताइक्वांडो को जो है वो कर रहे थे, तो इस वजह से उसकी तरह देख के मूवीज़ वगैरह से भी कुछ शौक हुआ, इंस्पायर हो गई। अच्छा, चले ये सिलसिला मतलब 8 साल की उम्र से शुरू हुआ और अभी कैरी ऑन है। अच्छा, ये ब्लैक बेल्ट वाला जो है सीन, ऑब्वियसली ये क्रेडिट है हमारे नाम भी, आपके नाम भी, आपके पेरेंट्स के नाम भी। इसके लिए कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है, एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इसमें बहुत मेहनत लगी है। वैसे तो खून पसीना और दिन रात एक करना पड़ गया था, और सर वगैरह के साथ घंटा ऑलमोस्ट करते थे हम, और इसमें काफ़ी मतलब इन्जॉयमेंट तो थी ही, साथ साथ मेहनत भी काफ़ी थी। कभी थकन होती थी, कभी रोना आ जाता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत और जान लग रही थी। तो कभी स्कूल से वापस आते ही करना पड़ा था, तो उसमें वो स्कूल का पूरा थका हुआ दिन और सारी रूटीन इस तरह, तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया। लेकिन क्योंकि जज्बा था कि करके दिखाना है, ब्लैक बेल्ट लेनी है, एक दफ़ा वाइट से शुरू किया है तो काम ख़त्म तो करना है, तो उसको आसान तरीके से ले जाकर तो ब्लैक बेल्ट करके ही छोड़ी। हाँ, क्या बात है। ये क्रेडिट और ये स्ट्रगल और ये जो सक्सेस स्टोरी, ऑब्वियसली ब्लैक बेल्ट की सूरत में जो आपका टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया, लेकिन ऑल दो अकेले नहीं किया, अहमद मूसा और अहमद ईसा भी साथ थे। अच्छा, आप ही ने तो देखे, इंस्पायर हुई, वीडियोस देखी, मूवीज देखी। मूसा, आप किससे इंस्पायर हुए हो? मुझे तो 4 साल की उम्र में इतना कुछ था ही नहीं, मुझे होश भी नहीं थी। हाँ, तो होश नहीं थी तो फिर हमने 4 साल की उम्र पहले टाइटल कैसे ले लिया? बाबा ने ये शुरू करवाया था, तो मैं बाबा के साथ पार्क में जाता था ट्रेनिंग लेने के लिए। तो तब मुझे शौक पैदा हुआ किक्स वगैरह में, तो इंटरेस्ट मुझे पैदा हुआ, फिर मैंने आगे आप ही को देख के कितना इंटरेस्ट पैदा हुआ जब आप ही ने अवार्ड्स लेना शुरू किए, टॉफीज लेना शुरू की, तो फिर उसके बाद आप ही से सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं, आप ट्रेनिंग नहीं लेती? थोड़ी बहुत जिस तरह किक्स वगैरह। अच्छा, इकट्ठे करते हैं। चलो जी, आप बताएं मरीसा कि आपका जो ऑब्वियसली ये जो सफ़र है अभी तो माशाल्लाह आप लोग का शुरू हुआ है, आगे बहुत लंबा सफ़र है जो आप लोगों ने करना है, लेकिन फिर भी आप जब इस तरह की ट्रैक पे चलते हो तो आप लोगों से इंस्पायर होते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो। किसको ज़्यादा देखते हो ताइक्वांडो में और किसको फॉलो करते हो? ताइक्वांडो में तो जब मारू ने अवार्ड्स लेना शुरू किए तो तभी मुझे हुआ कि अगर ये ले सकती है तो मैं भी ले सकता हूँ, और फिर मुझे शौक शुरू हुआ। और उसके अलावा मेरा क्रिकेट में भी था शौक, यानी कि मैं क्रिकेट में भी एक चाइनामैन बॉलर हूँ, और लेफ्ट आर्म, इट्स काइंड ऑफ लेफ्ट आर्म लेग स्पिन। ओके, अच्छा। और फिर मेरे जहन में आया कि अगर क्रिकेट हो सकती है तो ताइक्वांडो भी साथ चल सकती है, पढ़ाई भी चल सकती है, तो बस फिर भाई सारा कुछ पैरेलल साथ चल सकते हैं। हरमीत, आप देखिए इतने एंथुसियास्टिक बच्चे हैं ना, वो कह रहे हैं हम करेंगे तो सारा कुछ करेंगे, एक आधा काम हम क्यों करें, ऐसा कौन सा काम है जो हम छोड़े? सही बात है। वैसे मैं जारी बात है कि तीनों ऐसे मासूम से, और फिर शुरुआत उन्होंने 4 साल से अगर आप कर लेते हैं तो जारी बात है बड़ा मुश्किल काम भी है, लेकिन
ईसा अहमद ईसा आपसे जाना चाहेंगे कि भाई जाहिर बात है कि स्कूल भी जाना है, फिर ट्यूशन के लिए भी जाना और फिर आपने ट्रेनिंग भी करनी है भाई, तो बेटा कितना मुश्किल होता है आपके लिए सारी चीज़ मैनेज करना? बताओ ईसा। कभी कभार होता है, कभी कभार दिल नहीं चाह रहा होता कि फ़ौरन स्कूल से आते साथ ही ताइक्वांडो शुरू कर दें, और फिर वो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है जिसमें पहले वार्म अप करना होता है, फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके बाद शुरू होती है। तो उसके लिए कभी कभार दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन कभी कभार जब वो जुनून होता है और होता है कि अब शुरू कर लिया तो अब आगे इसको कंटिन्यू करना है, फिर हो जाता है। अच्छा, ये वाला सीन पता है मीत, ये एडिक्शन होती है। आप करते हैं, आपको पता होता है आज मैं थका हुआ, आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन जिस दिन आप ना करें ना उस दिन वो जो आपको एक स्कार्सिटी और एक क्रेविंग हो रही होती है ना, मारू से वो जान लेते हैं। मारू देखो होता है बात का, तो ऑब्वियसली यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, मतलब पढ़ना भी है, ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी, और आपको पता है मारू जो है वो क्रिकेट को भी लीड करती है अपने स्कूल में, राइट? ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब नहीं करते जिस दिन ताइक्वांडो या इस तरह की प्रैक्टिस, उस दिन क्या क्रेविंग होती है? होती है बिल्कुल, मतलब वो हमने उसमें अपने गैराज में सैंड बैग लगाया हुआ है, तो अगर कभी इस तरह क्लास ना ली जाए तो वहाँ आते जाते हुए अगर 2-4 पंचेस ना मार लिए जाएं तो उस तरह वो सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो क्रेविंग होती है, वो अगर किसी दिन ना हो तो उसकी कमी ज़रूर महसूस होती है। अच्छा, स्कूल में ऑब्वियसली आगे कॉलेज का एक सफ़र है, फिर यूनिवर्सिटी और एक लंबा सफ़र है जो माशाल्लाह आप लोगों ने तय करना है। अभी प्रोग्राम से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल तक तो हमने देखा, लेकिन अब नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और अब इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे यू गाइस कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे बताएं कि स्कूल में ऑब्वियसली बहुत सारी बच्चियाँ भी और टीचर्स भी इंस्पायर होते होंगे, टीचर्स इंकरेज भी करते होंगे, वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है? फीडबैक तो बहुत अच्छा, मैं अभी तक जिन जिन टीचर्स को बताया है वो उन्होंने मुझे अपने साथ खड़ा करके तो पूरे क्लास को बताया, और क्लास का भी रिस्पांस बहुत अच्छा था, और टीचर्स भी ज़्यादातर यही कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ हर, और ये हमारे स्कूल का प्राइड है, सो डेफिनेटली उनके साथ बहुत अच्छा। आपको पता है बहुत सारी बच्चियाँ घर में ऐसा होती हैं, आपको पता है जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं हरमीत, हम कहते हैं कि बच्चों को ताइक्वांडो समेत इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिखानी चाहिए जो कि सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में आती हैं। ख़वातीन को, बल्कि आप लड़कों की बात भी करें, लड़कियों की बात करें, तो हर किसी को सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिक जो SOPs है वो आने चाहिए कि आपने अपना डिफेंड कैसे करना है, खुदा ना खास्ता अगर आप कैसी सिचुएशन में या ऐसी जगह पे फंस जाते हैं तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो ये आपको वैसे भी बेसिक्सली आना चाहिए कि अपने वालिदैन को खास तौर पर चाहिए कि बच्चों को ये सिखाएं। लेकिन क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। क्या ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसे कोई आपकी क्लास फेलो हैं जो दे रियली वांट टू डू इट बट देयर पेरेंट्स डिडंट अलाउ यू कि भी आपने ये नहीं करना? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करने दे रहे। अलबत्ता ये है कि मेरी एक दोस्त क्लास फेलो हैं जो कि मेरे साथ ही कराटे कर रही हैं। तो वो भी, मैं तो ब्लैक बेल्ट हूँ, तो उनका एक स्टेप अभी रह गया है, मतलब उनकी कराटे में ब्राउन बेल्ट होती है जो कि हमारे रेड बेल्ट के बराबर है, जिसके बाद ब्लैक बेल्ट होती है। तो उनके ब्राउन में जो है वो 2 होते हैं आगे स्टेजेस, तो वो फिलहाल कर रही हैं अभी ब्राउन बेल्ट, उसके बाद ही ब्लैक पे जाएंगी। लेकिन ऐसा अभी केस नहीं है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे या कुछ। फ्यूचर प्लान क्या है? अच्छा, वैसे एक और सवाल सोहा, अगर इन तीनों से मैं पूछूं तो तीनों से आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है कि आप लड़ते भी हैं, खेल जो है ये गेम का ऐसा पार्ट ऑफ द गेम, घर में क्या होता है, कभी होती है ईसा मूसा की फाइट होती है, मानूर की भी पिटाई हो जाती है? बिल्कुल, ऐसा किसी बात पे अगर गुस्सा या कुछ हो तो एक दफा, कोई मसला नहीं, खुल के बताओ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब अगर किसी बात पे गुस्सा हो या कोई काम ना मर्जी के मुताबिक हो तो ये आजमाई जा चुकी हैं घर पे इस तरह आपस में। लेकिन छुड़ाना बड़ा मुश्किल नहीं होगा आप तीनों को? जाहिर बात है कि ये मुक्के चल रहे हो, अम्मा अब्बा का है यार माफी दे दो पुत्र, और फिर तीनों एक्सपर्ट हो। अच्छा, ये हम ना मूसा ईसा से पूछ लेते हैं, आप लोग मुझे बताएं कि क्या ऐसा घर में कोई प्रैक्टिस हुई है कि आपस में तीनों शुरू हो गए, यहीं पे गेम होगी, आज यहीं पे विनर होगा कोई? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या मज़ेदार लगता है पूरी एक्टिविटीज़ में जब आप प्रैक्टिस करते हो, वार्म अप करते हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? वो एक हमारा होता है होशन सोल होता है, उसमें ब्लैक बेल्ट में हम लोग नाइफ अटैक करते हैं, वो मेरा फेवरेट है। नाइफ अटैक आपका फेवरेट है? बहुत डेंजरस बच्चा है बॉस, बहुत डेंजरस बच्चा है। और दो इसे आपका फेवरेट क्या है? मेरा भी यही है। एक तो होता है कि कुछ किक्स टाइप्स होती हैं, जिस तरह एक साइड किक होती है, फिर फेस किक होती है, बैक किक होती है, सर्कल किक होती है, काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो मेरा सारी टाइप्स फेवरेट है। मेरा किक्स में भी इंटरेस्ट है, लेकिन जो फेवरेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नाइफ वाला ही मुझे बहुत पसंद है। मतलब ट्रिकी चीज़ें कि नाइफ को अगर अटैक किया जाए नाइफ से तो उसको कैसे डिफेंड करेंगे उसको, और उसमें जो मुझे इस लिहाज से भी पसंद है कि मेरा ना होता है कि अगर किसी ने अटैक किया तो उसकी हड्डियाँ तोड़ के छोड़ना है, तो उसमें यही होता है। अच्छा मारो, मैंने आपसे पूछा था व्हाट यू रियली वांट टू बिकम, के लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जो एक टारगेट आप देख रहे हो कि मैंने ये अचीव करना है एंड आई वांट टू गो देयर? मेरा टारगेट ये है कि मैं पाकिस्तान को
इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उसका नाम रोशन करूं, जिस तरह फ़ाइट्स वगैरह जीत कर, या जिस तरह इसमें हमारे पास जो इमेजिनरी फ़ाइट्स होती हैं जिसको हम थाईगोस कहते हैं, उनके भी चैम्पियनशिप्स होती हैं। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उनमें जाकर फाइट्स और ये जो थाईगोस हैं उनमें हिस्सा लेकर जीतूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। इंशाल्लाह यू विल बी। थैंक यू सो मच मारूम मिशेल फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत आप लोगों से मिलके गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ऐसे जीते रहे, खुश रहे, प्रैक्टिस करते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, आज कल एशिया कप और एशिया कप की धूम आपको हर जगह दिखाई दे रही होगी। ऑब्वियसली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बल्कि मुल्तान में तो खास तौर पे बिकॉज पाकिस्तान और नेपाल का मैच होने जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस दफा पाकिस्तान एशिया कप को होस्ट भी कर रहा है। हाइब्रिड मॉडल है ये। ऑब्वियसली देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक में ये मैचेस होंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आज के सेगमेंट की, जिसे हम कहते हैं बुक रिव्यू, तो हमने सोचा अगर क्रिकेट का बुखार इतना चढ़ा हुआ तो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, स्पोर्ट्समैनशिप। और अगर हम बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट का जिक्र आए और लाला का जिक्र हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी शाहिद आफरीदी, जिन्हें सबसे बड़ा बड़े सगीर का क्राउड पुलर कहा जाता है, जिनके नाम बहुत सारे क्रेडिट्स हैं और जो आज भी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हर दिल अजीज़ हैं। तो 2009 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें या उनकी ज़िंदगी के कोई भी क्रेडिट की बात करें तो हरमीत, उन्होंने लिखी है एक किताब जिसे हम कहते हैं गेम चेंजर। तो इसी को रिव्यू करने के लिए आज हमारे साथ अहमद हमाद साहब हमेशा की तरह सेट पे मौजूद हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। इंतखाब तो किताब का बहुत अच्छा है। आप किताब है किस बारे में और शाहिद आफरीदी साहब ने इसमें क्या रुदाद लिख दी अपनी पूरी ज़िंदगी की, हमें ज़रा बता दें। जी ये किताब, जैसा कि आपने फरमाया कि एशिया कप के तनाजुर में हमने इसको सेलेक्ट किया है, इसमें शाहिद अफरीदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को बयान कर दिया है। जैसे जब वो आप बीती है, एक्चुअली इनकी बायोग्राफी है। और दूसरी बात यह है कि दिलचस्प जो मुझे लगी बात, इन्होंने तकरीबन कोई 20-22 साल क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान की तारीख के ये वो 20-22 साल हैं जो सबसे ज़्यादा हंगामा आ रहा है क्रिकेट में। मसलन इसी दौरान ही पाकिस्तान ने तारीख का वो वाला फाइनल खेला जब पाकिस्तान लंच से पहले ही आउट होके ग्राउंड से बाहर चला गया, 99 का वर्ल्ड कप। इसी तरह दुनिया क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी जो 37 बालों पे 100 रन की है, ये भी पहली दफ़ा हुआ। ये भी मार्का आ रहा था, ये आफरीदी ने किया। उसके बाद पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर हमला, PSL का आगाज़, स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल, T20 मुकाबलों का आगाज और व्हाट नॉट। तो ये इतना हंगामा आ रहा और हंगामा खेज दौर है जो ये 20 साल हैं। ये 20 साल किसी भी 20 साल से मुख्तलिफ हैं। तो उन 20 सालों को इस किताब में उन्होंने पूरी तरह समो दिया है। तो अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको पाकिस्तान के वो दौर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें T20 मैचेस का शुरू होना, फिर उसका वर्ल्ड कप होना, फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान का जीत जाना, और वो जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था T20 भाई, इसमें एक और चीज जो किताब अफरीदी सेमीफाइनल में जाना चाहेंगे नाज़रीन के लिए कि उन्होंने भी पढ़नी चाहिए। वैसे जो नौजवान जो क्रिकेट की दुनिया में आते हैं और क्रिकेट की दुनिया जैसे स्क्रीन पर बड़ी जबरदस्त लगती है, तो इस किताब से उनको क्या क्या फायदा हो सकता है भाई? जी अफरीदी ने ये बड़ी मजेदार बात की। उसने कहा कि देखें, मैं क्रिकेटर नहीं हूं, मैं खिलाड़ी हूं, एंटरटेनर हूं, तफरीह मुझे पसंद है। बहुत मज़ेदार फिक्रा है इसमें, हरमीत भाई लिखा गया है। कहते हैं कि मुझे अगर रोज़ाना के हिसाब से $1 मिलियन भी दे दें तो मैं टेस्ट क्रिकेट के 5 दिन क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये मेरा मिजाज है। तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो इनमें मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कंसिस्टेंसी की सेंस नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इन्होंने जब वर्ल्ड 11 बनाई इस किताब में, तो उसमें वर्ल्ड 11 एक बनाई, एक ऑल टाइम पाकिस्तान 11 बनाई और एक पाकिस्तान इंडिया 11 बनाई। उन तीनों में एक ही शख्स जो है वो कंसिस्टेंटली आता है बैटिंग में, और वो इंजी भाई है, इंजमामुल हक। तो इंजमामुल हक जैसा अजीमुशान आदमी जो कंसिस्टेंसी और अपनी टेक्निक और अपने कलाइयों का उपयोग जिसे कहते हैं, उससे वो लाजवाब आदमी है। मैं समझता हूँ कि ही वॉज नॉट अ बैट्समैन, ही वॉज एन आर्टिस्ट। इतना खूबसूरत बल्लेबाज। तो ये अफरीदी साहब को पूरी तरह सेंस थी। तो नए बंदे को देखने, इसको सीखने के लिए इस किताब से वो ये है कि आप अपने जो फोकस करें अपने उस पे मकसद पे। इसने कहा अपने वालिद साहब को कि आप मुझे स्कूल से उठवा दें, मैं आपको बेहतरीन क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा। कहते मैंने 2 मरतबा कहा, दोनों मरतबा पिटाई की वालिद ने। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि हमने स्कूल से क्रिकेट खेल ली और मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, और इस तरह मैं आगे से आगे जाता रहा। अहमद भाई, एक और चीज जो इस किताब में हमने देखा है, पॉलिटिक्स के हवाले से भी अगर हम उनका देखें, जो उनकी सोच
थी जो किताब में दर्ज है। हमने बहुत गिले देखे हैं, बड़े शिकवे देखे हैं खवातीन की तरह, जो हम बैठते ना कभी कभी, बहुत सारे मर्दों में भी आदत होती है कि किसी मोहल्ले में कोने में बैठ के किसी की अच्छी डिपार्टमेंट, गिबत की डिपार्टमेंट शुरू की जाए। इसमें भी थोड़ी बहुत चुगलियां और वो सारी चीजें हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो खवातीन में ज्यादा मकबूल है, हिंदुस्तान में ज्यादा मकबूल है, दीगर ममालिक में ज्यादा मकबूल है, तो गिला शिकवा भी बहुत ज्यादा है, और फिर दो खिलाड़ी, दो बंदों के अलावा बाकी सब की तारीफें, दो की तारीफें, बाकी सब कुछ साइड लाइन पे किया है, बॉब वोल्मर और वसीम अकरम। बाकी तो भी आई है हरमीत बाजी की तरफ से, जो क्रिटिक पढ़ने वाले करते हैं, ऑब्वियसली जिन्हें बहुत कुछ पसंद आता है वो थोड़ा इस लिहाज से भी देखते हैं। लेकिन आप दिलचस्प बात ये देखेंगे कि इन्होंने कराची और कराची के माहौल और कराची के लोगों की खूब तारीफ की है। मोइन खान के लिए आधा सफ़ा सारी तारीफों पर मबनी है। सईद अनवर जैसा कहते हैं बैट्समैन कभी पाकिस्तान को ना मिला है ना मिलेगा, ही टू वाज अ कराची बेस्ड बैट्समैन। इसी तरह ज़हीर अब्बास ऑल टाइम फेवरेट, जावेद मियादाद की बड़ी तारीफ की है। तो ये कहते हैं कि कराची का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बैट्समैन पैदा करती है, और उसका सबब है कि वो सिमेंटेड पिचेस पे खेलते हैं और बॉल उठ के आती है और तेज़ आती है, जिसकी वजह से वो पर्थ के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जबकि पंजाब और केपीके का खित्ता अफरीदी के ख्याल में ये बाउलर नरिश करता है, बॉलर पैदा करता है। आप देखें वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ये सब बड़े, वो जो गुल है, ये सारे लोग, जो उमर गुल जो था, तो ये सारे लोग या पंजाब के हैं, हो गया, नसीम शाह हो गया, जी जी बिल्कुल। तो अफरीदी साहब खुद जो थे ये बुनियादी तौर पे लेग स्पिनर थे, और उसके बाद बैटिंग कराची की देन है, इनका ये ख्याल है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के शिकवे भी किए। उसकी बुनियाद ये थी कि वो ये समझते थे कि क्रिकेटर को क्रिकेटर रहना चाहिए, सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जिम्मा जो है ना वो बोर्ड का है। वो ये कहते हैं कि बोर्ड में लोग कुछ इस तरह के आ जाते थे जो सियासत करते थे, और वो खिलाड़ियों को साथ मिला लेते थे, जिसके लिए उन्होंने वकार यूनुस साहब की बड़ी बैशिंग की है। मेरा दिल दुखा है, मुझे जिंदगी में अगर कोई वाकईतन कोई बॉलर पसंद आया था या आज तक आया है ऑल टाइम फेवरेट, तो विकी है। अच्छा, वैसे बड़ा मिला जुला रद्द अमल है जो कि आपकी और हरमीत की तरफ से आ रहा है, बट ऑल द व्यूअर्स ने किताब पढ़नी है। एक और चीज़ जिसको मैं चाहती हूँ कि आप एड्रेस करें कि जिसका हवाला इस किताब में दिया गया ये नहीं, जैसे कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं एक क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ, और वो एक सेलिब्रिटी भी हैं। अब स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। अगर हम इमरान खान की बात करें, उनकी तो ह्यूज फैन फॉलोइंग है ना, मतलब वो सियासत में आके भी कैश उन्होंने उस क्रिकेट को ही किया जिसको एक माजी में वो साथ लेकर चले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पीपल आर डाइंग हार्ड क्रेजी फैन ऑफ हिम। ऊपर से अब शाहिद अफरीदी को कहा जाता है कि यस ही इज़ वन ऑफ दोज के वो कहीं ना कहीं मीट करते हैं उस सारे सिनेरियो को। तो इस तरह इसको कैसे कैरी करना चाहिए अपने करियर में? ये कहता है कि इमरान खान अगर मेरे रहनुमा है तो वसीम अकरम मेरा मुर्शिद है। अच्छा, इतना ज़्यादा उसका मकाम है वसीम अकरम का इनके ख्याल में। और फिर ये भी इन्होंने कहा कि देखें, मैं इतना पॉपुलर था कि लड़कियां दुल्हन बन के मेरे घर आ जाती थीं और कहती थी कि मैं तुमसे शादी करने आ गई हूँ, अभी मस्जिद चलो और निकाह पढ़ाओ। कहते हैं कि मैं इतना जी जिक्र है। और उस लड़की का पूरा उसने सरापा भी लिखा हुआ है, कहता है कि उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी वगैरह वगैरह। वो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसे आपने कहा जिक्र किया इसमें उन्होंने, अभी कह रहे हैं कि उस वक्त तक तो शादी ही नहीं हुई थी। अलबत्ता 2019 में ये किताब छपी है, उसमें फिर आखिर पे आके जिक्र है थोड़ा। लेकिन ये कि मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहते हैं कि एक दफ़ा मैं बाहर जो है ना, मेरा दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैंने कहा फिर कोई इसी तरह का कोई आ गया होगा, कोई लहंगा शंगा पहन के कोई लड़की और उसके रिश्तेदार वगैरह। तो उन्होंने दस्तक दी और मैंने माँ से कहा कि मम्मा इनको ना मना कर दें, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। तो मम्मा ने कहा कि बेटा मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, जाके मिलो। तो ये घर की उनकी तरबियत थी कि वो जैसे आपने फरमाया कि फैंस के साथ कैसे मिलना है, इंसान बहुत ज़्यादा क्या बिहेवियर, ये घर में उन्होंने बताया कि आपने फैंस के साथ बदतमीजी नहीं करनी। अलबत्ता ये उन्होंने कहा कि जब श्रीलंका पे हमला हुआ 2009 में और पाकिस्तान से आलमी क्रिकेट चली गई, इसने मेरी नफ्सियात पे तबाहकुन असरात डाले, जिसकी वजह से गेंद चबाने का वाकया और कोचिंग से लड़ने के वाकयात। और वो शायकीन क्रिकेट के लिए भी एक धचका था, उनके लिए भी एक ऐसा लम्हा ज़रूर था जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। बट ऑल वो दौर गुजरा, वो 10 से 20 साल बाद आज अगर हम इस वक्त को देखें तो क्या खूबसूरत टाइम में एशिया कप को हम होस्ट करने जा रहे हैं। सो आगे ऑप्टिमिस्ट होकर आपने ये सीरीज़ भी देखनी है और पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं भी करनी है। हमें सब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, अगर हम बात करें इस सारी सिचुएशन की जो मुल्क में भी चल रही है, हम बात करते हैं माशी सूरत हाल की, हरमीत हम बात करते हैं सियासी सूरत हाल की और बढ़ती हुई प्राइसेस की, महंगाई की, बिजली की जो निर्ख बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत समेत पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन ये सारी बातें हम कर तो लेते हैं। हरमीत, आप हमेशा बात ये करते हैं, आपने जब भी एग्जाम्पल कोट की हमसाया मुल्क की बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ, वैलिडिटी के साथ और लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। हमसाया मुल्क भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अद्वियात की कीमत जो है वो इंतहाई कम है, क्योंकि हम जब बात करते हैं किसी भी मुल्क की तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम हमसाया मुल्क की मिसाल ले लेते हैं जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ था और हमारे साथ ही उन्होंने वो तगद और वो कोशिश की जो हमने की थी। बट ऑल दो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले एक साल में 14% से लेकर 20% तक कीमतों में इजाफा किया गया है। जान बचाने वाली अद्वियात, अगर फेफड़ों के कैंसर की बात की जाए, कैंसर जैसे मूजी मर्ज की बात की जाए, तो इसकी प्राइसेस अगर ऑलरेडी एक आम लेमैन जो कि इस बीमारी से दो चार है या उसके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमारी इस तरह की है, वो इस तरह का इलाज मुआवजा नहीं करा सकता। उसके बाद अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो उसके प्राइसेस बढ़ने के बाद तो कोई पुरसाने हाल बाकी रहता ही नहीं है। लेकिन ये प्राइसेस क्यों इतना हाइक कर रही हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। नूर मेहर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे कानून भी है, इसके अलावा सदर हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के, तो इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच नूर साहब फॉर बीइंग हियर। वैसे मैंने कोशिश की है कि अब मैं सिर्फ इसको समराइज़ कर सकूँ इस तरह से कि अगर हम पिछली हुकूमतों की बात करें या 16 माह की बात कर लेते हैं PDM की गवर्नमेंट की, हमने देखा है कि प्राइसेस इसमें एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, दूसरा शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ भी एक्टिव हो जाते हैं। इस वक्त जो 14% से लेकर 20% तक प्राइसेस बढ़ी हैं, कैंसर के जैसे अगर 2 लाख की अगर दवाई है तो वो 8 लाख की पाकिस्तान में और भारत में वो 2 लाख रुपए की मिल रही है। ये आपको क्या लगता है, डिमांड सप्लाई का इशू है या क्या इस वक्त प्राइसेस बढ़ने की रीज़न लगती है आपको? ये असल में सबसे ज़्यादा जो है ना मिसमैनेजमेंट है, ख़ासतौर से सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों और सूबाई हुकूमत जो हेल्थ की है उसकी मिसमैनेजमेंट है। असल में जो दवाइयों की कीमत 19 मई 2023 को जो है इस PDM हुकूमत में बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले जो PTI की हुकूमत थी उसमें 12 दफ़ा बढ़ी थी 3.5 सालों में। तो असल में गरीबों पे हाथ हौला रखने के लिए कोई भी हुकूमत तैयार नहीं है और पाकिस्तान में दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन वो भी एक इशू है। अब क्या है कि लोग हाथ में पैसे लिए फिर रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही। खासतौर पर दिल्ली के जो मरीज़ हैं वो एक मशहूर दवाई है, तो वो जो है उसकी कीमत 75 रुपीज़ है, तो वो 400 रुपये का पत्ता जो है ना उनको मिल रहा है टकराल का। तो ये एक मसला। इसी तरह खून पतला करने के लिए दवाइयाँ वो भी नहीं मिल रही, खासतौर पे दिल के दौरे में हेपरीन इंजेक्शन बहुत अहम होता है दिल के मरीज़ों के लिए, वो नहीं मिल रहा। इस तरह जो सैकड़ों हज़ारों दवाइयाँ जो है वो नापैद हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में 90% जो रॉ मटीरियल है वो हम बाहर के मुल्कों से बनाते हैं। पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान जो है इस वक्त 16 अरब डॉलर की से ज़्यादा बड़ी मार्केट है एलोपैथिक की। तो अब मैकेनिज्म ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले से बेहतर काम तो कर रही है, अब नए जो CEO आसिम रऊफ साहब हैं बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उनसे ताउन नहीं कर रही। सूबाई अच्छा सर, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जो आपने फरमाया, यानी टिग्रॉल की बात की जाए, थायराइड के पेशेंट्स की मैं बात करूं या शुगर के पेशेंट, या इवन अभी जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है खासकर अल्सर के हवाले से वो भी नायाब हो चुके। 150 अद्वियात ऐसी हैं जो अब मार्केट में आपको नहीं मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि आने वाला, क्योंकि एक तरफ हम डॉलर की जो प्राइस है वो बड़ी बढ़ती हुई देख रहे हैं, दूसरे मटेरियल जो आ रहा है उसमें भी कोशिश की जा रही है कि मजीद इस प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। क्या रोकथाम इसलिए इन दवाइयों की कि मेडिसिन की प्राइस बढ़ा दी जाए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में जो LC के मसाइल हैं, डॉलर की डिवेल्यूशन की वजह से जो पाकिस्तान में 10% जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो बाहर से आती हैं, बहुत सारी सर्जरीज वगैरह रुकी हुई हैं। पाकिस्तान में जो लोकल 800 फार्मास्यूटिकल है एलोपैथिक की, वो 90% ज़रूरियात पूरी कर रही हैं। लेकिन अब क्या है कि रॉ मटीरियल की LCs ना खुलने की वजह से, बाहर से रॉ मटीरियल ना आने की वजह से पाकिस्तान की साबका तरीन सब हुकूमतों की नाअहली है कि पाकिस्तान में इंडिया की तरह या चाइना की तरह रॉ मटीरियल हम पाकिस्तान में जो है सही तरह डेवलप नहीं कर सकते। 3-4 कंपनियां हैं जो यहाँ पे बना रही हैं। अच्छा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, आप सिर्फ यहाँ पर ये ऐड कर लें, भारत की एग्जांपल हम जब भी कोट करते हैं सर, वहाँ पर बहुत सारी अद्वियात जेनेरिक मिलती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं, या फिर वो उसके ही क्लिनिक से या वो उसके ही अस्पताल से या वो लिमिटेड स्टॉक जो कहीं पर अवेलेबल होता है, दे रेफर देम और हम वहाँ से उसको रेगुलेट कर लेते हैं या ले लेते हैं। अब जो हमारी
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है सर, वो इस हवाले से किस तरह से रेगुलेट करती है चीज़ों को, कि क्या आपको सिर्फ ये अलाउ किया जाता है कि आप जो प्राइस 2 रुपए की है वो आप 4 रुपए की, जो 4 रुपए की है वो 10 रुपए की बेचें, लेकिन मिलने भी किसी स्पेसिफिक जगह से, हर जगह पर अवेलेबिलिटी भी नहीं। देखिए 1981 में इंडिया ने ये शुरू किया कि कोई भी फार्मासिस्ट जो है आप प्राइवेट किसी भी जगह पे रॉ मटेरियल बनाए और वो गवर्नमेंट लैब में टेस्ट कराए, ओके, वहाँ से बहुत तरक्की हुई, अमेरिका भी मोहताज है। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं वो दर्द दिल ही नहीं रखती। अब होना तो ये चाहिए कि जो ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग जो है वो ब्रांड के बजाय साल्ट जेनेरिकली होनी चाहिए। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रेट भी की हुई है और इसकी वजह से जो माफिया है बहुत ताकतवर है। मैंने 251 FIR भी भुगती हैं, उनमें जमानतें भी कराई हैं और प्रोसेस में चल रहा हूँ। लेकिन हम तो एक आम आदमी है, पब्लिक है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अब क्या है कि फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान में बहुत पावरफुल हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में पावरफुल हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में फार्मास्यूटिकल जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनीज़ हैं। टेक्सटाइल पहले थी, अब फार्मास्यूटिकल्स हो गई है। होना ये चाहिए कि जो सूबे के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या सूबे, बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। पाकिस्तान में कौन से इदारा जो है वो माफिया नहीं बना हुआ है और अनफॉर्चुनेटली कोई कानून, या जारी बात है कि उन्हीं के लोग जो है पार्लियामान में बैठे हैं, बड़े ताकतवर हल्कों में बैठे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, हिंदुस्तान की मैं मिसाल बार इसलिए दे रहा हूँ कि पड़ोसी है और बहुत आगे निकल गया है। अरबों रुपए की जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ मेडिसिन से कमा रहा है। तो क्या ये जो बहरान चल पड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि ड्रग्स बहुत सस्ती है वहां से, या चाइना की मैं बात करूं तो वहां से अगर ये मंगवाई जाए तो क्या कोई ऑप्शन होता है हमारे पास ऐसा? नहीं, हम सारी दवाइयाँ जो है बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमने अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को डेवलप करना है और करना चाहिए। और हमारी जो हमारा सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसकी टोन और उसका दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब क्या है कि अब दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं 19 मई को। अब स्टॉक्स जो है ना, जो मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि नई जो कीमतें हैं वो स्टॉक आए और पुरानी दवाइयों को भी हम नई कीमतों पर बेचें। तो वो बाहर निकले ड्रग इंस्पेक्टर, और जो जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ स्टॉक ब्लैक मार्केटिंग की हुई है उसको आके उसको मार्केट में लेकर आए। अब क्या है कि जो मरीज है वो बेचारा दवाई जो है वो 100 रुपए वाली दवाई 500 रुपए की खरीदने पे मजबूर है, क्योंकि जो मसनूई किल्लत की हुई है। अब क्या है कि उनकी महंगी बिक रही है, वो मसनूई किल्लत किए हुए हैं। असल में देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अब 1 लाख जो ब्रांड्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है 19 मई को। अब होना तो ये चाहिए कि जो दवाइयाँ हैं, जब गवर्नमेंट खुद खरीदती है 100 रुपए वाली दवाई 10 रुपए की खरीदती है टेंडर में, गवर्नमेंट टेंडर में, वो हुकूमत के लिए हलाल है, आम पब्लिक के लिए एक ही दवाई है। और उसकी अगर 100 कंपनियां मिला रही हैं तो हर कंपनी की दवाई की कीमत मुख्तलिफ है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका म्यार एक होना चाहिए। इंडिया ने तरक्की की है तो उन्होंने निज़ाम को बेहतर किया है, उसके को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे ऊपर जो ताकतवर लोग हैं या ताकतवर कंपनियां हैं, आप कभी ये पूछिएगा कि कौन से सेंटर की, कौन से MNMPA की से जो है ना रिलेटेड कोई कंपनीज जो है नहीं है फार्मास्यूटिकल में खास तौर पे। सर एक और चीज अगर हम देखें, एक तो ये मामला बड़ा आम सा हो गया है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें जैसे कभी आई है तो जाली अद्वियात की भरमार है। आपके पास 100 रुपया है, अगर आपने इंजेक्शन बनाने हैं तो सर आपको 3-4 इंजेक्शन उसमें बन जाएंगे। ये वाकई की मैं बात करूं, ज्यादा दूर की बात नहीं करो, टेक्सला की बात करो सर, इसको कैसे रोका जाए? देखें, इंडिया, चाइना और दीगर कई मुल्कों से हमारे जो मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, और मतलब ड्रग और खास फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी सख्त है। पाकिस्तान में हो सकता तकरीबन 1% के करीब जाली अद्वियात हो सकती हैं। इंडिया में 6% से ज़्यादा जाली अद्वियात हैं। पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो इस पर कर रहा है, लेकिन इंडिया की ये है कि इंडस्ट्री का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और इंडिया की 122 कंपनियां जो FDA अमेरिका में अप्रूव्ड है, पाकिस्तान की एक भी अभी नहीं है। अब पाकिस्तान का जो रेगुलेटर है वो बिला वजह सिर्फ भत्ताखोरी बाज जो सूबाई इंस्पेक्टर्स हैं वो करते हैं। अब होता है क्या, यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो सरकारी तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल के मुफाद के लिए सुबह शाम ब्रांड लिखते हैं। उनको जेनेरिक या साल लिखना चाहिए। कंपनियों से फ्रिज, AC, बाहर के टूर, उम्रे, हज सारा कुछ लेते हैं। मैं कहता हूँ ये बाइस शर्म है हमारे लिए कि जो है फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर्स का जो गठ जोड़ है उससे गरीब आवाम, गरीब मरीज जो है वो मरता है। पाकिस्तान में जो नेक्सावीर एंटी कैंसर दवाई है वो 2,32,000 की रजिस्टर्ड है। हमसाया मुल्क इंडिया में जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपए की है। अभी कैंसर की रिसेंटली जो एक दवाई रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में फेफड़ों के कैंसर की, वो पाकिस्तान में 8,46,000 की 8,46,257 रुपए की रजिस्टर्ड हुई है। और यही दवाई जो इंडिया में है सेम कंपनी की वो 2,90,000 की है, और उससे जो आम जेनेरिक है वो तकरीबन 1 लाख रुपए की है।
तो ये जो जुल्म है, ये ज्यादती इस तरह नहीं होनी सर, चाहिए। एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, उनके गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, और हमें ये सिस्टम एक मुनज़्ज़िम नजर आता है। अपना सिस्टम तो मुनज़्ज़िम नहीं लगता, लेकिन इनका बड़ा मुनज़्ज़िम लगता है। अब हम अगर मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल की, सॉल्ट की बात करें, आपको पता है ये स्मगल भी किया जाता है। अब ये जो एक पाथवे इन्होंने बनाया हुआ है जिसके थ्रू लिमिटेड स्टॉक, एक तो ऊपर से लगता है कि जैसे चंद एक कंपनीज को ये अलाउ किया गया कि आपने यही बनाना है और यही मार्केट में आपने थ्रो करना है। इस सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं? इस निज़ाम को कैसे चेंज किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी जो हमारे बाज़ ऐसे इदारे हैं, उनके मुर्दा लोगों को भी उनका सरबराह बनाया गया। तो उसके लिए मैं हाई कोर्ट में गया और बहुत सारे उसमें मैंने भी 211 FIR इस वजह से भुगती, नैब के साथ मिलकर। मैं 92 केसेस चला रहा हूँ करप्शन के, जो ड्रग इंस्पेक्टरों के खिलाफ हैं, और मैंने इसकी सज़ा भी बहुत भुगती है। लेकिन मैं आम पब्लिक के लिए भुगतता रहूँगा और मेरा एक हिस्सा है वो डालते रहना चाहिए। अवाम है, मरीज़ के लिए देखिए, इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर जो होता है ना, अगर किसी की माँ को, किसी के बेटे बच्चे को अगर एक दिल का स्टंट ना मिले, वक्त पे दवाई ना मिले, अगर कोई इंसान बगैर दवाई ना मिलेगा मर जाए, तो हम किस किस्म के इंसान कहलाएंगे? हम इंसानियत हमारी कहाँ जाएगी? लेकिन सर, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुर्दा शख्स को भी हमने हेड बना दिया है। तो जी, ये ऑन द रिकॉर्ड है। आप कभी ऑफ द रिकॉर्ड में मुझसे आप बताएं, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है, अरशद शरीफ साहब ने भी इस पे प्रोग्राम किया था, मैंने भी काफी सारे प्रोग्राम्स किए। तो वो PhD डिग्री जाली वाले लोग जो है ना, यहाँ पे इस मुल्क में सरबराह बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भुगतनी पड़ रही है माजी में। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, ऑब्वियसली उन्हें मसीहा कहा जाता है। अगर आपको इतना बड़ा रुतबा दिया गया तो उस रुतबे का पास रखना और उस सीट की जिम्मेदारी को पूरी करना, बल्कि कुछ भी नहीं, आप सब कुछ छोड़ दें, एक इंसानियत को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपको एक इक़्तिदार दिया गया और अल्लाह की तरफ से आपको मुंतखब किया गया, तो आप इसके साथ ईमानदारी का मुजाहरा करें, तो शायद अपने लिए भी आसानी करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखें, इंसानों पे, मरीज़ों पे रहम खाना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और हमें फौरी तौर पे ड्रग अथॉरिटी को और सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों को आगे निकलना चाहिए और मरीजों की दवाई की अवेलेबिलिटी को जो है ना इंश्योर करना चाहिए। बस आप इसी सोच के साथ जो है आपने कंटिन्यू इस पूरे सेगमेंट को, कि आपने ये नहीं सोचना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है या पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर आप एक कदम भी उठाते हैं और अपने बन से जो कर सकते हैं वो करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, आपने अपना किरदार अदा कर लिया। इसी सोच के साथ आपसे लेंगे अब इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने राइट लेफ्ट प्लीज़ देखें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, अगर आप कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।